आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। यह एक्ट जब आया भारत में तो उसकी परिस्थितियां क्या क्या थीं, क्या उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड्स था, उसको हम देखते हैं। इसके पृष्ठभूमि क्या है इस एक्ट। पहला तो यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ एवं भारतीयों की अपेक्षा थी इसमें, क्योंकि भारतीयों ने इसमें न केवल प्रत्यक्ष रूप से इसमें सम्मिलित हुए बल्कि इसके साथ साथ इसमें इस बात का भी ध्यान रखा कि पैसे भी दिए। ओके, तो इसमें अपेक्षा थी कि कुछ हमारे लिए बेहतर हो जाए। नंबर दूसरी बात ये थी कि अब जो है 1916 में गरम दल और नरम दल मिल गए थे और साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर आगे आना चाहती थी, आगे आंदोलन करना चाह रही थी। तीसरी बात ये थी कि इस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था और इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख की एकता प्रकट हुई। ठीक है, इसके पीछे जो चौथा कारण था वो था 1909 के एक्ट से लोगों में निराशा। तो ये कुछ ऐसे पृष्ठभूमि है जिसके वजह से ये कानून जो है वो लाने की जरूरत पड़ गई। भारतीयों के मन में इस कानून को लेकर के ये अपेक्षा थी कि चूंकि वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिए, ब्रिटेन को पैसे भी उपलब्ध करवाए और साथ ही साथ उनको अपने लोगों को भी उपलब्ध करवाए सैनिक के रूप में, तो ऐसे स्थिति में उनसे अपेक्षा थी कि वो ब्रिटिश उनके लिए एक अच्छा कानून लेकर आएंगे। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत, इसके जस्ट उल्टा हुआ और 1919 का जो एक्ट था वो भारतीयों के लिए निराशा, हताशा का एक्ट बन गया।
इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर के काफी लोगों में विरोध था। इसमें एक प्रावधान ये था कि ना वकील, ना दलील, ना अपील। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो हम उसको बताएंगे नहीं कि आपको हम क्यों गिरफ्तार किए। आपको किसी कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, और आपको कोई लॉयर, कोई वकील उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। तो ये एक ऐसा कारण था जिसके वजह से लोगों में, जो कॉमन मैन थे, उनके अंदर एक काफी गुस्सा था, रोष था। इसके साथ साथ इसमें एक और ऐसी व्यवस्था थी जिसको लेकर के लोगों के अंदर व्यापक गुस्सा, रोष, निराशा और हताशा था। और वो ये था कि केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर, मतलब सेंट्रल एंड प्रोविंस के स्तर पर अत्यधिक विसंगतियां इसमें समाहित की गई। इस वजह से लोगों में एक व्यापक रूप से हताशा था। तो क्या क्या इसमें ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर के लोग और भारत के नेता भी बड़ा निराश और हताश थे, और इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है हम अब आपको उसके साथ डिस्कस करवाते हैं। देखिए, इस एक्ट में दो बात समझिएगा कि ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो एक्ट जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे 1935 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक ऐसा पोर्शन है जो मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो हम मेन के लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ाएंगे उसको हम आपको बता देंगे, ये मेन के लिए इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज में हम आपके साथ इस एक्ट के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस एक्ट के पॉइंट्स, सबसे पहली बात इस एक्ट में समझिए कि इस एक्ट में इंडियन हाई कमिश्नर का पोस्ट बनाया गया। और ये जो इंडियन हाई कमिश्नर है, ये कहाँ पे शामिल किया गया, बनाया गया? जो गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल में शामिल किया गया। तो एक नया पद था जो कि गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल में सम्मिलित कर लिया गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये था, इसको थोड़ा याद रखिएगा, कि अब जो है गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल में जो 8 मेंबर थे, इसके अलावा गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल में कितने मेंबर थे? 8 मेंबर थे, है ना। इन 8 मेंबर को कुछ न कुछ मंत्रालय दिया गया, कुछ न कुछ मंत्री बनाया गया। इसमें से 3 मंत्री भारतीय थे। यानी गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल के 8 सदस्य में से 3 सदस्य भारतीय थे, 3
सदस्य जो भारतीय थे उनको मंत्री बनाया गया, और इन 3 भारतीयों को जो मंत्रालय सौंपा गया, भारतीयों को मंत्री बनाया गया किस किस क्षेत्र में, तो शिक्षा, विधि और श्रम में। ये 3 मंत्रालय भारतीयों को सौंप दिए गए। पर इसका ये मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये भारतीय जो मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे वो भारतीयों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं। क्योंकि ये तो मनोनीत थे गवर्नर जनरल के द्वारा, तो ये क्या करते थे कि सिर्फ गवर्नर जनरल के हाँ में हाँ मिलाते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के हाँ में हाँ ये मिलाते थे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये ऐसे मंत्री थे जो बेसिकली, एक सेकेंड, अच्छा बैकग्राउंड में कुछ अलग कुछ आ रहा है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, आने दीजिए, उसको बाद में ठीक किया जाएगा सेटिंग करके। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के काउंसिल में 3 भारतीय मंत्रियों को शामिल किया गया, और ये 3 भारतीय को जो डिपार्टमेंट दिया गया वो था शिक्षा, विधि और श्रम। ओके, तीसरी बात इसमें यह किया गया कि चूंकि प्रांतों को अब हम ज्यादा स्वायत्तता दे रहे थे, तो ऐसे स्थिति में इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि 2 तरह की सूची का निर्माण हुआ। एक को हम कहते थे केंद्रीय सूची, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रक्षा, विदेश, है ना, रक्षा, विदेश, डाक तार, ऐसे विषय को डाला गया। और दूसरी सूची बनाई गई जिसे राज्य सूची कहा गया, सॉरी राज्य नहीं, उस समय प्रांतीय सूची कहा गया, प्रांतीय सूची। और इसमें शामिल किया गया भूमि, कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि। इसमें कहा गया केंद्रीय सूची में केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाएंगे, और प्रांतीय सूची में प्रांतीय विधानमंडल कानून का निर्माण करेंगे। ओके, इसमें और भी था अकाल, है ना, इत्यादि। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो यहाँ पर इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और हुई कि जो लोक सेवक थे, लोक सेवक, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया अखिल भारतीय, एक सेकंड, अखिल भारतीय सेवा, यानी ये नियुक्त होंगे केंद्र सरकार के द्वारा, और ये काम करेंगे स्टेट में, कैडर में, जैसे आज भी होता है आईएएस आईपीएस, तो उसी तरह का अखिल भारतीय सेवा इस समय 4 था। एक था आईसीएस, एक था इंडियन पुलिस आईपी, एक था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईईएस, और एक था इंडियन सर्विस ऑफ एजुकेशन। ये 4 को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया, और बाकी जितने शेष बचे उसको केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सेवा कहा गया, जैसे आईआरएस, आईआर,
टीएस, IAAS इत्यादि। ठीक है, तो इसको अगर आप लिख लिए हो तो बताइए मुझे, फिर मैं उसको चेंज करूंगा। ओके, तो अब जरा इस पेज को चेंज किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो था। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बात का कि गवर्नेंस कैसे डेवलप हुआ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस कैसे डेवलप हुआ, तो इसको हम अब यहाँ से बता रहे हैं। अखिल भारतीय सेवा और सेंट्रल सेवा में अंतर ये होता है कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत यूपीएससी या केंद्र सरकार के अधिकारी को राज्यों में भेज दिया जाता है, और अब वो राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। वेतन, भत्ता, सुविधा, पेंशन सब वो राज्य सरकार से लेंगे और वहाँ पे काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, अभी आज के डेट में आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। सेंट्रल सेवा के अंतर्गत है कि केंद्र का सेवा है, अपने मंत्रियों के अधीन रहते हैं, मंत्रालय के अधीन रहते हैं, जैसे आईआरएस वित्त मंत्रालय के अधीन, जैसे आईआरटीएस रेल मंत्रालय के अधीन। तो ये सेंट्रल के सेवा होते हैं। अब आइए हम आपसे बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधान मंडल। केंद्रीय विधानमंडल को अब दो भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया राज्य परिषद। ठीक है, इसको हम लोग कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। ये है ऊपरी सदन। दूसरा जिसको हम लोगों ने भाग दिया, उसको हम लोग कहते थे केंद्रीय विधान सभा। इसको हम लोग कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको कहा जाता था निम्न सदन। ओके, अब हम एक एक करके आपके साथ दोनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। केंद्रीय या राज्य परिषद, जिसको हम लोग सेंट्रल ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, इसमें टोटल 60 मेंबर होते थे, 60 मेंबर। ये 60 मेंबर कैसे डिवाइड थे? इसमें से 26 मेंबर गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत, और रेस्ट जो 34 मेंबर है ना,
एम इसको लिख देते हैं सिर्फ, मेंबर, ये निर्वाचित थे। अब इसमें भी डिवीजन था, कैसे कैसे डिवीजन था उसको देखिए। इसमें से 20 मेंबर, एम फॉर मेंबर, साधारण जनरल था, जनरल कैंडिडेट था, साधारण मतलब जनरल। इसमें से 14 मेंबर ये आरक्षित थे। ये क्या थे? आरक्षित। इसमें कैसे कैसे डिवीजन था उसको देखेंगे। इसमें डिवीजन था कि, अच्छा एक सेकंड, इसमें डिवीजन था 10 मुस्लिम लीग से थे, 10, 3 इसमें यूरोपियन थे, और इसमें 1 एक सिख थे। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर था। और सभी जितने भी सदस्य थे उन सब के लिए, सभी सदस्यों के लिए कहा जाता था माननीय। ठीक है, इसके लिए शब्द आते थे ऑनरेबल। ठीक है, तो ये राज्य परिषद था। मैं अभी यहाँ पर जो सेंट्रल परिषद ये वाला जो एरिया है, इसको इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। इसको हम अगले पेज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर राज्य परिषद की क्या क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या क्या उसके बारे में था, मैं वहाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं इसको अभी यहाँ मिटा रहा हूँ, आप अपना करते रहिए, नीचे लिख लीजिएगा आप। अब इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो स्ट्रक्चर था। अब इसकी विशेषता क्या क्या थी, तो सबसे पहले इसका जो कार्यकाल था वो 5 ईयर का था। ठीक है, दूसरी बात थी इसमें कोई महिला सदस्य नहीं थी। तीसरी बात इसमें यह था कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कभी भी सदन को बुला सकता था। ये सदन है, अगर मान लीजिए सदन को बुलाना, स्थगित करना या भंग करने का पावर था गवर्नर जनरल को, है ना। जैसे आज कैसे लोकसभा में होता है कि लोकसभा को राष्ट्रपति कभी भी बुला सकते हैं, उसके को स्थगित कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो ये पावर था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इन 3 के अलावा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्वाचन, कैसे निर्वाचन होता था, कौन वोट कर सकते थे, और कौन जो है उम्मीदवार हो सकते थे। तो इसमें शर्त लगाया गया, उम्मीदवार के लिए शर्त थी नंबर 1 कि वह किसी यूनिवर्सिटी का सेनेटर हो, यूनिवर्सिटी का सेनेट का मेंबर हो, है ना, या सेनेटर हो,
या दूसरा कोई विधान मंडल, ऐसे कोई भी विधान मंडल में कार्य किया हो, किसी भी विधानमंडल, राज्य का, सेंट्रल का, किसी में अगर पहले से काम किया है तो वो इलेक्शन लड़ सकता था। इसमें उम्मीदवार कौन थे, मैं सॉरी मतदाता कौन थे, कौन वोटर थे, वोट कौन कर सकते थे। तो इसमें कहा गया कि जिसकी आय कितना हो, 10,000 रुपए वार्षिक, जिसका आय 10,000 रुपये वार्षिक है वही इसमें वोट कर सकता है। या बी, जो 750 रुपए वार्षिक भूमि कर देता हूं। क्लियर। तो उम्मीदवार के बारे में समझिए। उम्मीदवार कौन हो सकते थे, जो यूनिवर्सिटी के सेनेटर हों या किसी विधान मंडल के में कार्य किया हो, यानी कि कार्य अनुभव हो। मतदाता कौन थे इसमें, मतदाता वो थे जिनकी आय 10,000 रुपए से अधिक होंगे, उनको मतदान करने का अधिकार था। और जो व्यक्ति 750 रुपए वार्षिक भूमि कर देता हो वो इसमें वोट कर सकते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि इस समय यहाँ पर वोट करने वाले लोगों की जो संख्या थी वो मात्र 17,364 वोटर थे इंडिया में। और इसमें एक और बात आप समझिए कि इस 1909 के अधिनियम में मुस्लिम लीग या मुस्लिम कैंडिडेट को आरक्षण दिया गया। यहाँ पर भी आरक्षण दिया गया, आरक्षण का विस्तार किया गया, और वो था सिख एवं यूरोपीय को। देखिए यहाँ पे आया ना, देखिए ये देखिए यूरोपियन और सिख है यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर आरक्षण प्रदान किया गया। तो जरा इसको जल्दी से लिखिए आप लोग, और लिख करके तुरंत मुझे बताइएगा यस या नो। ओके, लिख लिया आप लोग। मुस्लिम को आरक्षण था 1909 के अधिनियम में, मतलब सीट को आरक्षित किया गया था कि कैसे अभी SC ST का सीट आरक्षित है विधानसभा में, लोकसभा में, उसी तरह से उस समय 1909 के एक्ट में मुस्लिम के सीट को आरक्षित किया गया था। 1919 में यूरोपियन और सिख को भी आरक्षण प्राप्त किया गया, दिया गया। चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में बात करते हैं विधानमंडल के जो दूसरे सदन था, उस सदन का नाम था, दूसरे सदन का नाम था केंद्रीय विधानसभा। इसको कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कैसा था, ये था निम्न सदन, ये था
यहाँ पे लिख देता हूँ। ये था निम्न सदन। इसमें टोटल जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो 145 मेंबर थे इसमें टोटल, 144 मेंबर थे इसमें। इस मेंबर को अगर हम डिवाइड करें तो ये दो भागों में बटे थे। एक को कहते थे निर्वाचित, 145, एक को निर्वाचित और दूसरे को कहते थे मनोनीत। निर्वाचित जो सदस्य थे उसकी संख्या थी 104। और ये कैसे कैसे डिवाइड था, मतलब जनरल, साधारण। साधारण मतलब कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकता है, जनरल। साधारण निर्वाचन था। इसमें 52 कैंडिडेट साधारण निर्वाचन से आते हैं। इसमें से 32 मेंबर आरक्षित थे। किसके आधार पे? तो धर्म के आधार पे। और इसमें दो धर्म को आरक्षण था। एक था मुस्लिम को और उसकी संख्या थी 30। 30 मेंबर मुस्लिम से आरक्षित थे और सिख से 2 मेंबर आरक्षित थे, 2। इसी तरह से तीसरा इसका पार्ट था जिसके लिए शब्द आया विशेष, स्पेशल आरक्षण, विशेष आरक्षण। इसमें 3 कैटेगरी के लोग थे। इसमें पहले थे भूमिपति, है ना। भूमिपति की संख्या थी इसमें 7। दूसरे थे यूरोपीय, इसकी संख्या थी 9। एंड तीसरे थे व्यापारिक समूह। ठीक है, इसमें थे 4। इसलिए विशेष आरक्षित में कितने सदस्य थे? 20 मेंबर। ठीक है, तो साधारण यानी जनरल सीट थे, जनरल सीट थे 52। रिजर्व थे, धर्म के आधार पर आरक्षित थे 32, जिसमें से 30 मुस्लिम लीग के लिए और 2 सिख के लिए। और स्पेशल रिजर्वेशन था 20 सीट पर, जिसमें से भूमिपति के लिए 7, यूरोपीय सदस्य के लिए 9 और व्यापारिक समूह के लिए 4 थे। मनोनीत जो सदस्य होते थे ये बेसिकली गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और इसमें 2 लोग थे, एक जिसको हम लोग कहते थे सरकारी और एक जिसको हम लोग कहते थे गैर सरकारी, है ना। मनोनीत की संख्या कितनी थी? 41। सरकारी में जो सदस्य थे उसकी संख्या थी 26 और गैर सरकारी में 15।
गैर सरकारी कौन होते थे? रिटायर्ड अधिकारी, कुछ बिजनेसमैन, कुछ यूरोपीय लोग। तो ये था सेंट्रल असेंबली, निम्न सदन के बारे में। जल्दी से बनाइए इसको, फिर इसके विशेषता को हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, हो गया आप लोगों का? अब जरा आइए इसकी विशेषता क्या थी उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि इस सदन की विशेषता क्या क्या थी। केंद्रीय असेंबली जो था, इसके क्या विशेषताएं थी? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह था कि इसमें 1/3 मेंबर थ्री ईयर में चेंज हो रहे थे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें यह कहा गया कि इसको कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार है। क्लियर। तीसरी बात, इसमें कहा गया कि इसको प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। ठीक है। चौथा कहा गया कि किसी भी कानून में संशोधन का अधिकार है। ठीक है। तो ये कुछ इसके अधिकार दिए गए थे। इसको अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं है इसको। क्या बात का? इसको अधिकार नहीं है कि अध्यादेश को समाप्त करने का अधिकार, समाप्त करने का अधिकार नहीं है इसको। दूसरी बात है, सार्वजनिक ऋण एवं कर पर अधिकार नहीं है इसको। और तीसरी बात इसमें कहा गया कि विदेशी मामला एवं देशी रियासत के बारे में इसको अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें वोट कौन कर सकता है, मतदाता कौन होंगे इसमें? इसमें मतदान कौन करेंगे, यानी वोटर कौन होंगे, मतदाता कौन है इसमें? तो इसमें कहा गया मतदाता इसमें वो लोग हैं जो 15 रुपए
मासिक रेंट देते हो या 15 रुपए वार्षिक नगर पालिका टैक्स देते हो, ठीक है, या 50 रुपए वार्षिक भूमि कर देते हो, भूमि कर, है ना। तो इनको मत देने का अधिकार था और साथ ही साथ महिलाओं को भी अधिकार था मत देने का। इसमें महिलाओं को भी, महिलाएं भी मतदाता थी। यहाँ पर जो वोट देने की जो व्यवस्था थी 1920 में, ये लगभग 9 लाख लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, तो इसको लिखिए जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए इसको सब। अच्छा, समझ में आ रहा है ये बातें जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं? ये कहीं डाउट है? समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट हो तो बताइएगा। किसी को डाउट होगा तो डी लिखिएगा। ओके, तो अभी तक किसी ने डी लिखा नहीं है, तो मैं मान के चलूं कि सब चीज़ों को समझ रहे हैं और साथ ही साथ आप ये भी समझ रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों ने पीटी दिया होगा पिछले वर्ष या क्वेश्चन देखा होगा। तो जब आप क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनते होंगे या आपके समझ के बाहर होता होगा। उसका कारण ये है कि आप जो है ऊपरी ऊपरी पढ़े हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ऐसा एरिया है जिसमें हमेशा क्वेश्चन डेप्थ से आता है, हमेशा उसमें हल्के क्वेश्चन कभी नहीं आते, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और अब अगर आप उन सब क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे तो इसमें से कई क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो केवल ऊपरी लेयर से पढ़ना यूपीएससी के लिए घातक है। आपको डेप्थ स्टडी करना है, खास करके पीटी में, क्योंकि पीटी में अगर यूपीएससी हल्के क्वेश्चन पूछेंगे तो कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए वो तो छटनी प्रक्रिया है ना, यूपीएससी का जो पीटी है वो एक तरह की छटनी प्रक्रिया है। अतः ऐसे स्थिति में वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और यही कारण है कि आप लोगों के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस गलत होते हैं।
आइए हम नेक्स्ट जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको हम लोग कहते हैं प्रांतीय सरकार। ये मैं आपको लिख रहा हूं, कि ये जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये पीटी के लिए तो है ही, लेकिन ये वाला पोर्शन मेन में भी आएंगे कि प्रांतीय सरकार, इसको हम लोग कहते थे दोहरा शासन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या था, दोहरा शासन व्यवस्था क्या थी। okay. ये व्यवस्था जो भारत में थी, दोहरा शासन वाली व्यवस्था, ये 9 प्रांतों में थी, 9 प्रोविंस में थी, और ये 1 अप्रैल 1921 से लेकर अप्रैल 1937 तक चला। ठीक है, तो ये इतना लंबा चला। बंगाल में ये 1924 से 27 तक स्थगित था, और मध्य प्रांत में 1924 से 26 तक स्थगित था। कारण इसका ये था कि इस समय स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी और अपनी सरकार बना रही थी। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। इसको दोहरा शासन क्यों कहा जाता था, इसको समझना पहले ज्यादा जरूरी है। दोहरा शासन क्यों, डायरकी इसको हम लोग कहते थे, दोहरा शासन क्यों। दोहरा शासन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्रांतीय सूची थी, है ना, हमने आपको बताया था ना, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। इस प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांटा गया था। एक था रिजर्व्ड, आरक्षित, और दूसरा था ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित। रिजर्व्ड जो सूची थी, इसमें प्रांत के गवर्नर और उसके मंत्री, यानी कि मनोनीत और पार्षद, जो मनोनीत सदस्य थे वो इसमें कानून बनाते थे। और इसमें जो निर्वाचित
सदस्य होते थे, विशेष करके मंत्री, ये इसमें कानून बनाते थे। लेकिन इसमें अंतिम अधिकार गवर्नर को ही था। गवर्नर चाहे तो कानून को पास करे या नहीं करे। जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो सब रिजर्व्ड में थे। जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो सब के सब रिजर्व्ड में थे, जैसे भूमि, राजस्व, समाचार पत्र इत्यादि। और निर्वाचित को जितने कम महत्व के विषय थे सब इनको दे दिया गया। शिक्षा, है ना, पुस्तकालय कोई काम का विषय नहीं था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन इत्यादि। और इस पर भी पूरा ब्रेक रहता था गवर्नर का। अगर गवर्नर चाहे तो इनके द्वारा पारित विषय को रोक सकते थे, उसको समाप्त करवा सकते थे इत्यादि। ठीक है, तो ये बातें इनके साथ थी। अब जो प्रांत के विधान मंडल थे ना, प्रांत के विधान मंडल, प्रांतीय विधान मंडल के लिए शब्द आ गया प्रांतीय विधान परिषद। विधानसभा नहीं आया अभी, इसमें परिषद आया। तो ये सारी व्यवस्था थी। इसको आप जरा जल्दी से लिखिए। ओके, लिख लिया आप लोग? तो हम नेक्स्ट पेज में बात कर रहे हैं आपसे। नेक्स्ट पेज। अब आइए, जो प्रांत का विधान परिषद था उसका स्वरूप कैसे होता था। यहाँ पे प्रांतीय विधान परिषद, है ना। प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्य होते थे वो 3 कैटेगरी के सदस्य होते थे इन जनरल। इसमें निर्वाचित सदस्य, इसमें शासकीय सदस्य, और इसमें गैर शासकीय सदस्य। 3 कैटेगरी में होते थे। कितना था विधानसभा, विधान परिषद? अभी हमने आपको बताया 9 प्रांत में थे ये लगभग। इसलिए हम 9 प्रांत तो नहीं लिखा सकते ना आपको, और 9 प्रांत की जानकारी भी नहीं चाहिए आपको। तो एक कॉमन सा चीज हम आपको बताते हैं कि कैसे था सब। निर्वाचित में 70% लोग निर्वाचित से होते थे।
20% लोग शासकीय सदस्य होते और 10% लोग गैर शासकीय सदस्य। ठीक है, इसमें एक शब्द था 70% या अधिक, मतलब 70% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें यह था 20% या अधिक और रेस्ट 10% गैर शासकीय। गैर शासकीय समझ रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी या कोई विद्वान जो ब्रिटेन से आया हो, वो सब लोग। तो इस तरह का एक विधान परिषद का स्वरूप था। एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि मद्रास में अगर हम एग्जाम्पल ले तो निर्वाचित लोगों की संख्या थी 98, शासकीय सदस्य थे 11 और ये थे 23। यहाँ पर 20% से कम, 20% से कम शासकीय सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये मद्रास का ये स्थिति था। अगर हम बॉम्बे में देखें तो बॉम्बे में 86 थे निर्वाचित, 19 थे शासकीय और 9 थे मनोनीत या गैर सरकारी। मनोनीत है। इस प्रकार से प्रांतीय व्यवस्था थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इनके जो सदस्य थे विधान परिषद के सदस्य, इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। ठीक है, इस समय मतदाता की संख्या थी प्रांतों में, वोटर्स जो वोट कर सकते थे वो 55 लाख लोग वोट कर सकते। तो ये है आपका 1919 का अधिनियम। और 1919 के अधिनियम में जो प्रांतीय व्यवस्था है उससे मेंस में भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप देखिए इसमें बहुत फैक्ट नहीं है, ज्यादातर लॉजिक है। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ठीक है, ये 1990 का एक्ट है, आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ओके, जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो टोटल पार्टिसिपेंट जो है वो 38 के हैं आसपास हैं, और वीडियो में सिर्फ 6 7 8 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, जो आप पूछ रहे हैं, क्या पूछे थे आपने? 1919 के एक्ट में भी पार्लियामेंट में 69 मेंबर थे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर था और 60 मेंबर गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट 19। ठीक है, तो वो तो उस तरह से चल ही रहे थे। ठीक है ना सन्नी, वो तो उस तरह से चल ही रहे थे। उसको हमने इनलार्ज कर दिया, आरक्षण आ गया और सिस्टम बढ़ाया गया तो उसको इनलार्ज किया गया। ओके, तो नेक्स्ट पेज।
क्या डाउट होगा आप अपना लिख के बताइएगा मुझे। सब लोग मुझे सुन रहे हो तो मुझे आपको फिर से एक बात बताना है अभी, कि जैसे अभी जो कोरोना संकट चल रहा है, कोविड-19 संकट, तो इस संकट में बहुत सारे लोगों को अ, राहत की आवश्यकता है, राहत की नीड है। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने प्लान ये किया है कि अपने स्तर पर, छोटे स्तर पे, प्रधानमंत्री के स्तर पर तो प्रधानमंत्री केयर फंड है ही, लेकिन हम लोग अपने स्तर पे जो निकटवर्ती लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, कुछ फंसे हुए हैं, उनके लिए राहत कोष का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आप सभी लोग अपना योगदान कीजिए। ओके, अपना सभी लोग योगदान कीजिए। कैसे योगदान कर सकते हैं आप? एक तरीका है मेरे हिसाब से, अगर वो काम करे, वो है गूगल पे। तो इसके माध्यम से आप एक हम लोग एक फंड को सृजित कर सकते हैं, और उस फंड के माध्यम से हम जो भी लोग हैं जिन तक राहत पहुंचाना हो, वहां तक हम इनको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस पे क्या सुझाव है? ये करना चाहिए या नहीं? यस एंड नो में जवाब दीजिए। और अगर आपके कोई और तरीके हों बताने के, तो आप मुझे उसके बारे में भी बताइए। तो इस फंड को हम लोग जनरेट करेंगे, इस फंड को, और इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी। आप जितना पैसा दिए और जितना पैसा जिस मैटर पे खर्च हुआ, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी। क्योंकि हम लोग बाहर मूव नहीं कर सकते, ऐसे स्थिति में हम लोग अगर घर बैठे ही कुछ लोगों को के माध्यम से ये कार्य को संपन्न करवा सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, इस संदर्भ में इस संदर्भ में इस संदर्भ में हमने एक अकाउंट सृजित किया है। ओके, फोन पे भी है, गूगल पे भी है, और भी कुछ है, भूमि ऐप, भूमि है, या अ, अब पेटीएम भी है। ओके, तो ये सब अकाउंट को हमने सृजित किया है, और मैं अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसको संपन्न करवाना चाह रहा हूँ। तो जिस नंबर पे हम इस गूगल पे को जनरेट किए हैं, वो नंबर है 9716280677। आप अपना इस पर योगदान कर सकते हैं।
आपके जितने भी पैसे होंगे इसमें, उसको मैं लिस्ट में डाल दूंगा, और इसको किस किस जगह पे खर्च किया जा रहा है इसको भी हम कर सकते हैं। तो अ, अपने मित्रों को या अपने बाकी लोगों को भी जिनको आप चाहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें, वो हम इसमें करवा सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में इसी नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चंस आया है, एक क्वेश्चंस है कि काउंसिल काउंसिलर और मिनिस्टर में क्या अंतर है। ओके, तो काउंसिलर जो होते थे यानी कि जो पार्षद होते थे, उनको एक एक विषय कहते थे, यानी मंत्रिमंडल के समूह कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो काउंसिलर के अतिरिक्त भी जो सदस्य होंगे ना, अतिरिक्त सदस्य जो आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ये निर्वाचित है, निर्वाचित है, निर्वाचित है, उनको भी हम कोई कोई विषय देंगे गवर्नमेंट, और उस विषय के आधार पे वो अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। तो अभी जो एक मंत्रिमंडल बना 1919 के एक्ट में, उसकी संख्या बहुत नहीं थी। उसकी संख्या मान के चलिए कि 8, 7, 6 के आसपास थी, और वो दायित्व निर्वाचित व्यक्तियों को ना दे करके अभी जो काउंसिलर थे, जो पार्षद थे, उनको दिया जा रहा था। 1935 के एक्ट में हम देखेंगे कि जो मंत्रालय का और विस्तार होगा, तो ऐसे स्थिति में जो निर्वाचित सदस्य हैं उसको भी हम कुछ न कुछ मंत्री का पद देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में। अगला पेज। चलिए हम यहीं से लिखते हैं 1935 का एक्ट। अब इस एक्ट के बारे में सुनिए। ये एक्ट पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड पूरा मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेन में भी 1935 के एक्ट के बारे में प्रश्न आते हैं। इस एक्ट के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दिया गया है जिसमें सभी तरफ ब्रेक हैं पर कोई इंजन नहीं है। मतलब समझिए कि एक ऐसा एक्ट था जो दिखने में बहुत व्यापक लग रहा था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा काम संपन्न नहीं होने वाले थे। ये एक्ट क्यों आया, इसकी पृष्ठभूमि समझिए। पहला तो था 1919 का एक्ट से लोगों को का विरोध था। दूसरा ये था 1930 में अवज्ञा आंदोलन। साइमन
अब मत पूछिए, अब जब खत्म हो गया अब छोड़ दीजिए। अब मैं बार बार डाइवर्ट नहीं करूंगा। साइमन कमीशन का विरोध मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट एंड गोलमेज सम्मेलन की विफलता। ये सारे कुछ कारण थे जिस वजह से ये एक्ट को जो है लाया गया। उन्नीस सौ 35 का जो एक्ट था, ये एक्ट बहुत बड़ा एक्ट था। और इस एक्ट में इतने बड़े ये एक्ट था कि इसमें लगभग, एक सेकेंड, इसमें 321 इस एक सेकेंड, इस एक्ट में लगभग कितना थे, 12 भाग थे, 321 आर्टिकल थे एंड 10 अनुसूची था। तो ये बहुत बड़ा, इसको हम लोग आर्टिकल के लिए शब्द यूज करते हैं, धाराएं थी। तो बहुत बड़ा एक्ट था ये, बहुत बड़ा और जटिल एक्ट था। नहीं, इसमें लगभग 14 भाग था, 14 भाग थे इसमें, 10 अनुसूचियां थी और 321 धाराएं थी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज। यह जो एक्ट था, इसको अगर हम देखें तो ये 3 भाग में बटा हुआ एक्ट था। 19 3 भाग में बटा हुआ था। इसको हम लोग कहते थे पहला अखिल भारतीय संघ, दूसरा संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार, और तीसरा सांप्रदायिक एवं वर्ग।
इस एक्ट की क्या क्या पहले विशेषताएं थी उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। इस एक्ट में ये व्यवस्था थी अब कि जो प्रांत में दोहरा शासन था को समाप्त कर दिया गया। प्रांत में कैसा था, एक ट्रांसफर और एक रिजर्व विषय था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। तो अब प्रांत में जो दोहरा शासन है उसको समाप्त कर दिया गया और सभी को सामान्य विषय कर दिया गया। है ना, अब कोई वहां पर रिजर्व नहीं है, कोई किसी तरह का आरक्षित और ट्रांसफर नहीं है, सभी सामान्य वहां पर विषय है। दूसरी बात कही गई कि दोहरा शासन व्यवस्था जो है अब केंद्र में ला दिया गया। केंद्र में दोहरा शासन व्यवस्था लाया यानी जो अब यहाँ पर विषय को बांट दिया गया। केंद्र में दोहरा शासन व्यवस्था लाया गया और इसमें कहा गया कि विधानमंडल की सहायता से गवर्नर जनरल कार्य करेंगे। विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी सहायता से गवर्नर जनरल काम करेंगे, यानी मंत्रियों की सलाह पर। अभी कैसे होता है, एक बात कहा गया, दूसरी बात ये कहा गया इसी एक का सेकंड पार्ट कि अगर मंत्रिमंडल कोई सलाह दिया है मंत्रियों ने सलाह दिया है तो वे अपने व्यक्तिगत निर्णय भी लेंगे। जरूरी नहीं है कि मंत्री जो बोला वो मान ही लेंगे, उसमें अपना व्यक्तिगत निर्णय भी ले सकते हैं। ऐसे कौन कौन से विषय थे जिसपे वे अपने से निर्णय लेंगे, मंत्रियों के सलाह को अनदेखा भी कर सकते हैं? वित्तीय स्थिरता, नंबर दूसरा शांति व्यवस्था, और नंबर तीसरा देसी रियासत या राजा। तो इसको हम लोग ए माने कि इसमें मंत्री परिषद की सलाह से गवर्नर जनरल अपना निर्णय लेते थे, लेकिन उनके कुछ निर्णय ऐसे होते थे जो वो मंत्री परिषद के सलाह के बाद भी व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले सकते थे। और बी ऐसा है जिसमें वो अपना विशेषाधिकार प्रयोग करते थे।
किसी भी मंत्रिमंडल का सलाह की जरूरत नहीं होती थी और ऐसे मामले थे रक्षा, विदेशी मामले, ठीक है, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, मंत्री परिषद की नियुक्ति, या भंग करना। ठीक है। और एक और कि किसी भी बिल को क्राउन के लिए रिजर्व करना। ठीक है। ये ऐसे कुछ मामले थे जिसमें कि वे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते किसी भी प्रकार के किसी भी मंत्री परिषद की सलाह उनके लिए आवश्यक नहीं थी। तो जरा इसको लिखिए जल्दी से। लिख लिया? तो आइए नेक्स्ट पेज में अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल में कैसा व्यवस्था था। संघीय विधानमंडल ये दो तरह का था। एक जिसको हम लोग कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके लिए शब्द आया राज्य परिषद। और दूसरा था फेडरल असेंबली, नाम बदल गया था। और इसके लिए नाम आया संघीय परिषद। अब जानते हैं ये था उच्च सदन और ये था निम्न सदन। काउंसिल ऑफ स्टेट में अब जो टोटल सदस्य थे वो हो गए 260। और इस 260 को दो भाग में डिवाइड किया गया। प्रांतों से और रियासतों से। प्रांतों से 156 सदस्य होते और रियासतों से 104 सदस्य। इसी तरह से संघीय परिषद जो फेडरल असेंबली था उसमें 375 सदस्य नियुक्त होते जिसमें से प्रांतों से नियुक्त होते 250
और रियासतों से नियुक्त होते हैं 125। क्लियर। इनके जो सदस्य थे, अब इनका ये हो गया 1/3 सदस्य 3 वर्ष में चेंज करेंगे, और इसका जो कार्यकाल है वो 5 ईयर हो गया। यानी अगर आप 1919 का एक्ट देखें तो उल्टा हो गया। 1919 के एक्ट में ये बदल गया दोनों। ठीक है। अब यहां पर इस बात को समझिए कि इसके जो चुनाव थे वो प्रत्यक्ष किया गया, और इसका जो चुनाव था उसको अप्रत्यक्ष कर दिया गया। जबकि होना चाहिए था ठीक इसके विपरीत, कि जो निम्न सदन थे उसके चुनाव जनता के माध्यम से होते, और जो अपर जो हाउस है उसके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते। जैसे अभी राज्यसभा और लोकसभा में होता है, तो ये मान लीजिए अगर लोकसभा था ये तो जनता चुनती, और अगर ये राज्यसभा है तो प्रांत के चुने हुए सदस्य चुनते। पर वहां पर स्थिति उल्टी थी। वहां पे ये कहा गया कि राज्य परिषद में जनता निर्वाचित करेगी, और जो फेडरल असेंबली है, संघीय परिषद है, उसमें जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब उल्टा व्यवस्था हो रहा था यहाँ पर। फिर कहा गया कि जो उच्च सदस्य हैं इसमें 40% राजाओं के द्वारा चयन होगा या नॉमिनेट होगा। और इसके बारे में कहा गया कि 33% राजाओं के द्वारा मनोनीत या चयन। ठीक है। यहाँ पर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। और यहाँ पर आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। फिर कहा गया कि जो बजट होगा ना, बजट, उसका 80% पर कोई चर्चा नहीं होगी। कोई भी सदन इस पर चर्चा नहीं करेगा। बाकी दोनों सदनों के जितने भी मेंबर थे उनको प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लिखिए इसको।
ओके, तो ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि किसी प्रस्ताव को निम्न सदन या उच्च सदन रोक देती है। निम्न सदन या उच्च सदन रोकती है। तो अब क्या होगा, गवर्नर जनरल संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। आपको याद है अभी भी यही होता है, अधिवेशन। है ना, कि अगर कोई एक सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इन जनरल हम लोग संयुक्त अधिवेशन बुला करके उसको पारित कर लेते हैं। और इसमें एक बात ये रखा गया, अगर मान लीजिए कि कोई बिल है, कोई प्रस्ताव है और दोनों सदन उसको पारित कर दिया, दोनों सदन पारित किया, गवर्नर जनरल उसको चाह रहे हैं कि नहीं ये आगे नहीं बढ़े, तो वो क्या कर सकते हैं कि किंग इन काउंसिल जो लंदन में था उसके माध्यम से इसे रिजेक्ट करवा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक प्रस्ताव है, उसको निम्न सदन उच्च सदन दोनों ने पारित कर दिया, गवर्नर जनरल चाह रहे कि नहीं ये प्रस्ताव पर हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति वीटो कर देते हैं। तो उसी तरह से उनके पास एक वीटो का अधिकार था, जिसके तहत वो क्या करते थे कि इसको रिजर्व कर लेते थे, इस विधेयक को रिजर्व कर लेते थे, और फिर किंग इन काउंसिल यहाँ पे किंग इन काउंसिल के माध्यम से इसको जो है रिजेक्ट करवा देते थे। ठीक है, कितने विषय पर कानून बना सकता था केंद्रीय विधानमंडल, है ना, जो केंद्र का विधानमंडल था, उसके संदर्भ में ये कहा गया कि वो कितने ऐसे विषय हैं जिस पे वो कानून बना सकते हैं। तो केंद्र सूची में 59 विषय पर वो कानून बना सकते हैं, है ना, जिसमें सुरक्षा है, मुद्रा है, विदेश है, डाकटार है। तो ये एक ऐसा एक्ट था, ये जो एक्ट था इसमें सूची को 3 रूप में बांट दिया गया। केंद्र सूची जिसमें 59 विषय बनाए गए, राज्य सूची, सॉरी राज्य नहीं, प्रांत सूची जिसमें 54 विषय रखा गया, और इसमें एक नया सूची आया जिसको कहा गया समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय को रखा गया। इस पर केंद्र कानून बनाता है, इस पे राज्य बनाता है, इस पे केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, परंतु वरीयता दिया जाता है केंद्र को। इसमें क्या क्या था, सुरक्षा, मुद्रा, डाकतार, इसमें क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें क्या था, विवाह, तलाक, श्रम इत्यादि। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत 3 सूची का निर्माण हुआ, कि केंद्र सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 59 विषय थे,
तो ये था केंद्र की व्यवस्था। जल्दी से लिखिए इसको। ओके, लिख लिया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। ओके, अब आइए हम इसमें और क्या क्या विशेषता थी, उसके बाद हम प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम इस एक्ट में और क्या क्या विशेषता थी उसको हम बता देते हैं। इस एक्ट में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है ना। जैसे आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो केंद्रीय बैंक है भारत का, तो उस तरह का एक बैंक के बनाने का प्रावधान किया गया और केंद्रीय बैंक बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइप से। फिर इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि जो सांप्रदायिक आरक्षण है को बढ़ाया गया। अभी तक किस किस को दिया गया था? मुस्लिम्स को दिया गया था, सिख्स को दिया गया था और यूरोपियन लोगों को दिया गया था। अब इसमें आ गया, इसमें कौन कौन आए? इसमें आए आंग्ल भारतीयों को दिया गया एक, दूसरा दिया गया भारतीय भारतीय ईसाई को, तीसरा इसमें दिया गया हरिजनों को, और है ना इसमें तीसरा दिया गया हरिजनों को। चौथा यूरोपियन के लिए कुछ अलग से भी व्यवस्था किया गया। तो सांप्रदायिकता का जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया इसमें। फिर इसमें एक बात किया गया कि लंदन में जो भारत परिषद था को समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरियन 15 जो सदस्य थे उसमें जो परिषद था उसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। इसमें एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के रूप में बाद में ये स्थान लेता है। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, और 2 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था मॉरिस गावर। यही यही से बनता है भारत का सुप्रीम कोर्ट आगे। तो इस एक्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब इसमें हम जरा प्रांतीय व्यवस्था में देखें कि प्रांतीय व्यवस्था कैसे थी। तो नेक्स्ट पेज में हम प्रांतीय व्यवस्था देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज।
देखिए इस समय ना भारत में कितने प्रांत थे, तो 11 प्रांत थे जहां गवर्नर होते थे। इसके साथ साथ 11 प्रांत के साथ साथ 6 चीफ कमिश्नरी था और फिर देसी रियासत था। ओके, तो ये प्रांतों की स्थिति थी। प्रांत में अब गवर्नर होते और उनके मंत्री परिषद होते, ठीक है, और ये सब मिलकर के कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मंत्री परिषद में कौन लोग होंगे, मंत्री परिषद में कौन लोग होंगे, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर मंत्री को नियुक्त करेंगे। ठीक है, अपने से नहीं नियुक्त करेंगे, कोई उसका हेड होगा, गवर्नर मुख्यमंत्री, और उनके सलाह पर इनको नियुक्ति की जाएगी। परंतु जब चाहेंगे तब गवर्नर जो है मंत्री परिषद को जब चाहेंगे अपनी इच्छा से मंत्रियों को रखेंगे या हटाएंगे। तो पूरा एक तरह से पावर जो है गवर्नर के पास था। इसमें कहा गया कि जो प्रांत विधान मंडल है वो 2 स्वरूप में होंगे। एक जहां पर विधान सभा होगा और दूसरा विधान परिषद। ठीक है, यहाँ पर जितना 11 प्रांत था सब में विधान सभा था, 11 प्रांतों में, और केवल 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर विधान परिषद थे। 6 प्रांतों में विधान परिषद। इसके चुनाव प्रत्यक्ष होते थे, मतलब आम जनता इसके चुनाव करते थे, और यहाँ पर जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता, जैसे आज होता है। क्लियर? इस समय प्रांत में लगभग जो चुनाव होते थे वो हमारे कुल जनसंख्या का 15% वोटर्स थे, मतलब 15% लोग इसमें चुनाव में भाग लेते थे विधान सभा के। विधान परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट रूप में होते थे, जिसमें जिसमें जिला बोर्ड होता था, नगर पालिका होता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था, उन सब से भी इनको लिया जाता था। ठीक है, तो 11 प्रांतों में से 6 प्रांत पर दो शासन व्यवस्था थी और 5 प्रांत पर एकल व्यवस्था थी, केवल वहां पर विधानसभा थे। इनके सदस्यों को भी सारा अधिकार था
प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का, etc। पर बजट का 80%, बजट का लगभग 80%, सॉरी 40% पर कोई भी अधिकार विधान मंडल को नहीं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा अधिनियम था 1935 का, और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई वो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इसमें केंद्र में कैसी कैसी व्यवस्था थी। यहाँ पर केंद्र में दोहरा शासन स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल के पास दो तरह के विषय पर एक्शन लेने का अधिकार था। एक वो मंत्रिमंडल के सुझाव पे लेते थे, उस पर भी उनको व्यक्तिगत अधिकार था। और दूसरा विषय ऐसा था जो रिजर्व था, जिसपे कि कोई मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते। संघीय विधानसभा राज्य परिषद और संघीय सभा में डिवाइड था। राज्य परिषद ऊपरी सदन था और इसमें 260 लोग थे, जिसमें से 156 प्रांतों से और 104 देशी रियासतों से आते थे। इसका टाइम पीरियड 3 वर्ष था, यानी 3 वर्ष में हर एक तिहाई सदस्य बदलते थे। संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था। इसमें प्रांतों से 250 और रियासतों से 125 लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते। निचला सदन था, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। उच्च सदन में राजाओं के लिए 40% सीट आरक्षित किया गया था और निम्न सदन में राजाओं के लिए 33% सीट आरक्षित था। संघ का जो बजट होता था, संघीय बजट, उसका 80% भाग ऐसा था जिस पर कि विधानमंडल को किसी भी प्रकार का मत करने का अधिकार का प्रयोग नहीं दिया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो संघीय सभा के सदस्य हैं वो मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, परंतु जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्य परिषद है, वो मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसमें फिर कहा गया कि अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक को पारित नहीं किया गया, एक सदन उसको रोका हुआ है, तो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान किया गया। और तीसरी बात कही गई है, किसी भी विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति, तो गवर्नर जनरल चाहेंगे तो उस पर उसे रिजर्व कर सकते हैं किंग इन काउंसिल के लिए। ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक की स्थापना की बात कही गई। इसमें संघीय न्यायालय, कई जगह पे आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द सही नहीं है। फेडरल कोर्ट का गठन किया गया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप लेता है। इसमें आरक्षण की पद्धति को बढ़ाया गया और आरक्षण अब तक जो लागू हो रहे थे मुस्लिम पे, सिख पे और कुछ यूरोपियन पे, अब इसमें भारतीय ईसाई, इसमें एंग्लो इंडियन, इसमें कुछ यूरोपियन लोग तथा हरिजनों को आरक्षण दिया गया। लंदन में जो भारत परिषद था उसका अंत कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसके द्वारा एक बात और किया गया जो मैं लिखाया नहीं, लिख लीजिएगा आप। इसके माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री बन गया था 1935 एक्ट के बाद। इस एक्ट में 3 प्रकार की सूचियां थी। केंद्रीय सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय
और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय हुआ करते। इसमें प्रांतीय व्यवस्था में सभी विषय को सामान्य विषय में लाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता इसका नाम है इस कानून का। और यहाँ पर विधानमंडल 2 स्तरीय होते थे, एक को विधानसभा और एक को विधान परिषद कहते। 6 प्रांत में विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे, बाकी 5 प्रांतों में केवल विधानसभा थे। ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से 15% लोगों को मताधिकार दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मिनिस्टर होते थे, मंत्री होते थे, वो मुख्यमंत्री के सलाह पर गवर्नर उनको नियुक्त करते थे, लेकिन गवर्नर जब चाहे उनको हटाने का पावर रखते थे। क्लियर? मुख्यमंत्री के सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति होती और जब चाहे गवर्नर जनरल उनको हटा सकते थे। तो ये है 1935 का एक्ट। बड़ा विस्तार से हमने इन सब चीजों को आपके साथ डिस्कस किया। प्रिवी काउंसिल जो है वो लंदन में होता था, प्रिवी काउंसिल। और वो बेसिकली क्या होते थे कि क्राउन के अंदर काम करते थे और उसमें लंदन में जो लोअर हाउस और अपर हाउस थे उसके कुछ मेंबर्स उसमें सम्मिलित होते थे। प्रिवी काउंसिल जो है उसके माध्यम से क्राउन को अपने सुझाव देते थे। आप कह सकते हैं सीनियर लोगों का एक काउंसिल था प्रिवी काउंसिल। चीफ कमिश्नर का जो पद था वो सृजित हुआ था 1935 के एक्ट में। और सॉरी, चीफ कमिश्नर का जो पद था वो सृजित हुआ था 1919 के एक्ट में किया गया था। और वो गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल के अंतर्गत होते थे और उनको कई प्रकार के सुझाव या कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में सहायता देते थे। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो होगा वेडनेसडे को। और उसकी तारीख होगी, आज है 2, आज है 3, तो 4 नहीं 5 नहीं 6। 6 मई को अगला क्लास होगा आपका। टाइमिंग होगा 10 AM टू 12 PM। ओके। और देखिए इसमें हम आपको थोड़ा सा जो इसका पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें कि क्रिप्स मिशन। हाँ ठीक। क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा बता देंगे आपको। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया और उसके बाद किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, वहां तक हम आपको करवा करके फिर जो जीएस का पोर्शन है उसको रोकेंगे, क्योंकि हमने रीजनिंग करवा दिया है आपको एक यूनिट, फिर जीएस का बहुत लंबा यूनिट करवा दिया आपको। तो अब हम आपको एक मैथ का टॉपिक, जो सबसे सरल टॉपिक है मैथ का, उसको हम उसके बाद कवर करेंगे। ठीक है। और हम लोग एक हेल्प फंड बना है और ये हम लोग गूगल पे के थ्रू हम लोग इसको पेमेंट करेंगे। इसका नंबर है 9
9716280677, ये मेरा ही नंबर है, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट को इसमें अगर इन्वॉल्व करूं और वो घर पर है या कहीं जगह पे है, नहीं चीज़ों को कर पाया तो दिक्कत होगा। तो आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कीजिए, और जो हो सकता है आपकी का अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इंटेंशन इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। कल का जो वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया है, और आज का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम आपको लेंगे, चलिए 1 घंटा में हो जाएगा, वो है जो कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन के बाद जो हमारा संविधान सभा वाला जो पार्ट है उसको हम गठन करेंगे वहाँ, उसके बाद जीएस हम स्टॉप करेंगे और फिर हम मैथ में आएंगे। ओके, फिर तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए कि करेंगे और आगे बढ़ेंगे।